नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध। खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि फिर वो सीज फायर की गुहार लगाने लगा था। ये खुद अपनी रिपोर्ट में वो मान रहा है। अगर वो खुद ये मान रहा है तो वो लोग ये जो पूछ रहे हैं बार बार कि मध्यस्थता अमेरिका ने कराई, क्या वो लोग इस बारे में जवाब देंगे? कासिम सुलेमानी कौन है और पाकिस्तान के इकोसिस्टम में उसके आ जाने के बाद से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जरूर देखिएगा। और ये भी जरूर देखिएगा कि क्या इजराइल लगातार ईरान में 2 लोगों को निशाना बनाने में लगा हुआ है और किसी भी वक्त उनके खात्मे की खबर आ सकती है। आज के प्रतिशोध में बहुत अहम खबरें और उनके बड़े रिपरकशंस आपको बताऊंगा, एनालिसिस भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था। ये पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने, और उसमें यह भी लिखा गया है कि ट्रंप ने बाद में बातचीत की, दोनों को एक जैसा तौला और यहां तक कि कश्मीर को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की। ये जो पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट है ये चाइना में नहीं है, ये इस्लामाबाद में है। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये बताती है कि ये असल में सीज फायर की जो पहल थी वो हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की अपनी मंशा से अवगत कराया था। तो जाहिर है वो लोग जो ये कहते हैं कि भारत ने न जाने क्यों उस समय मौका गंवाया और एक तरीके से किसी दबाव में सरेंडर कर दिया, ये बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। मेरे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं और मेरे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, जय हिंद। सबसे पहले तो ये कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, और इसमें सिर्फ ये तो है ही कि डीजीएमओ ने फोन किया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भाई सीज फायर चाहते हैं हम लोग। तो अब दूसरे ये भी कि इसमें चाइना को हीरो और अमेरिका को विलेन पेंट करने की कोशिश की गई है। ये जो है पहला हिस्सा तो जाहिर है दुनिया जानती है, वही बात पाकिस्तान दोहरा रहा है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? देखिए, साफ सीधी बात है, चाइना की रिपोर्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें चाइना हीरो है और अमेरिका इसलिए विलन है क्योंकि चाइना की कंपटीशन अमेरिका के साथ है। तो जो अपनी रिपोर्ट निकालता है उसमें वो हीरो होता है और दूसरा विलन होता है। दूसरी चीज दिनेश ये है कि सब देखिए, बात यह है कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी, ये बात सच है। चाइना बिल्कुल सामने तो नहीं आया, लेकिन चाइनीज इक्विपमेंट सारा का सारा फेल हो गया, चाहे वो HQ-9 हो, चाहे वो PL-15 हो। हम लोग आपके प्रोग्राम में एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चाइना का फेल हुआ, क्या क्या चाइना का एक्सपोर्ट वाला वो क्रैश हो गया। तो अब चाइना कवर अप कर रहा है और धीरे धीरे इसकी, और कोई बात नहीं, इसकी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे। अभी तो और रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे कि गलवान में क्या हुआ था, चाइना ने बोला हमारा 1 सोल्जर भी नहीं मरा, 1 साल के बाद बोला 4 मरे, फिर उसके बाद रशिया की रिपोर्ट आई कि नहीं इनके 47 मर गए। तो ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे आती हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन मुझको लगता है कुछ दिनों में एक और रिपोर्ट आएगी पाकिस्तान की तरफ से, और इस बार जो रिपोर्ट आएगी वो पाकिस्तान अमेरिका इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आएगी। और उसमें कहा जाएगा कि देखिए, चाइना ने तो हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी का घटिया माल दे दिया था, उसकी वजह से हमारी हालत खराब हो गई, और अमेरिका ने वक्त रहते हमको न बचाया होता तो हम टंग गए होते। ये मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये बैलेंस करता रहेगा अपने दोनों अब्बुओं के बीच में, जैसा वो अब्बू कहते हैं। बिल्कुल सही गौरव, सही नाम लेते हैं। दोनों ही अब्बू हैं और कभी इसको खुश करता है कभी इसको खुश करता है। अब दोनों के बीच में वो कैसे मैनेज कर रहा है ये हम लोग को, लेकिन मुझे ये हैरानी है कि एक सच वो कैसे बोल रहा है इसमें कि हमारे डीजीएमओ ने पहल की थी और कहा था सीज फायर करा दो। यही तो बात है, एक सच तो उसने बोला। मैं इस बात को लेके हैरान भी हूं। मैंने सोचा गौरव की कोई प्रतिक्रिया आएगी, गौरव ने इस पर नहीं बोला, लेकिन बात यह है कि ये तो बात मान गए कि पाकिस्तान में इतनी पाक तो बाकी है। नहीं, मुझको लगता है कि आप किसी किताब में अंदर झूठ परोस रहे हो, तो कवर आप सच का चढ़ा देते हैं ताकि अंदर का कंटेंट आपको सच लगे। अब मैं बताता हूँ क्यों उनके अंदर ये बात उठी होगी। उन्होंने कहा अगर हमारी आगे वाली बात को किसी को मानना है जो आपने बोला, तो एक पहला वाला सच बोल दो, जिज्ञासा आ जाएगी, फिर उसके बाद जो बोलते रहोगे माना जाएगा सच, क्योंकि उसमें निकल रहा है चाइना हीरो और अमेरिका विलेन। ये वाली कहानी है ये। तो ये जैसे किताब में प्राक कथन लिखा जाता है ना, उसमें कुछ सच सच बोल दीजिए आप, उसके बाद पूरा कंटेंट झूठ परोस दीजिए। इस तरीके की पाकिस्तान चाइना रिपोर्ट है। अगली खबर यह है कि युद्ध के दौरान ईरानी राष्ट्रपति पर मोसाद ने किया था अटैक।
मसूद पेजेश्कियान को मारने पहुंचा था इजराइल का जेट, 6 मिसाइलें मारी और मसूद पेजेश्कियान के पैर में आई चोट। आपातकालीन सुरंग से बाहर निकले सभी लोग। और मसूद पेजेश्कियान बीते दिनों यह भी कह चुके हैं कि असल में खामेनेई नहीं, वो है मुख्य टारगेट। ऐसे में यह सामने आना और इतने दिनों बाद आना, देखिए एक चीज और हो सकती है, पेजेश्कियान वहां पर यह स्थापित करने की कोशिश में भी हो सकते हैं कि असल में बड़ा टारगेट मतलब बड़ा हीरो, बड़ा टारगेट वो है, इसका मतलब अपने कौम के बड़े हीरो भी वो हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि वाकई पेजेश्कियान को पहले निशाना बनाना चाहता है इजराइल और यह बात पेजेश्कियान पढ़ चुके हैं। इसमें सच्चाई क्या है, मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे। क्या बात आपने बोली दिनेश भाई, इसमें टोटल स्टोरी ये है कि जैसे हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह को मारा था, बिल्कुल नसरल्लाह टाइप का अटैक था। नसरल्लाह को कैसे मारा? वो बिल्डिंग के नीचे कहीं सुरंग में बैठा था, ऊपर बिल्डिंग मारी, पूरी बिल्डिंग धंस गई नसरल्लाह के ऊपर। इससे उसका गुड नाइट हो गया और थैंक यू हो गया। इसी तरीके से पेजेश्कियान को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन एंड टाइम पे वो बच निकला। जहां तक वो बात है कि साहब मैं असली लीडर हूं और मुझे लगता है कि सबको, देखिए ट्रंप ने भी बताया था कि खमेनी कहां छुपा है हमें पता है, यही बात इजरायलियों ने भी बोली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि इफ इसको मारेंगे या इसको नहीं मारेंगे, मुझे लगता है कि पूरी ईरान की लीडरशिप इजराइल के रडार में है, जहां मौका मिल जाए वहां ठोक देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पेजेश्कियान भी टारगेट पे है, खमेनी भी टारगेट पे है, जितने लोग हैं सबके सब। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये दिनेश, कितनी बड़ी बात है। आफ्टर ऑल पेजेश्कियान इज हेड ऑफ स्टेट, एक देश का, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश का हेड ऑफ स्टेट है। उस हेड ऑफ स्टेट को टेक आउट करना चाहता है इजराइल। और यहां पे इन्होंने अपने मौलवियों के थ्रू ईरान में बोला है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सुपारी दे रखी है। तो ये कितना सीरियस मामला है, जहां पे सिर्फ दो देश आपस में नहीं लड़ रहे, यू आर एक्चुअली फिजिकली ट्राइंग टू एलिमिनेट, आप खत्म करना चाहते हैं दूसरे देश के हेड को, दूसरे देश के हेड को खत्म करना चाहते हैं। और ये उस तरीके की भविष्यवाणी है जैसे गर्मी समाप्त होने लगे तो आप कहें अब बारिश आने वाली है। अरे वो तो आने वाली है ही। वहां का हर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इजराइल के निशाने पर है, वो जो इस समय के डिस्पेंसेशन को चला रहा है। अगली खबर यह कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए मोसाद ने बनाया था नसरल्लाह प्लान, ये जिसकी चर्चा अभी मेजर गौरव आर्य कर रहे थे। हसन नसरल्लाह की तरह निशाना बनाने की तैयारी थी, मीटिंग हॉल को ब्लॉक करने की प्लानिंग थी। आखिरी वक्त में मोसाद का प्लान फेल हुआ। वैसे मार्शल श्रीवास्तव, ऐसा बड़ा कम होता है कि मोसाद का प्लान फेल हो। यहां इनकी तकदीर थोड़ी काम कर गई दिनेश। हुआ ये कि जिस F-15 से इन्होंने 6 मिसाइल मारी, उस F-15 में फ्यूल का संकट आ गया, तेल का संकट आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और उसको निकालना पड़ा वो रिफ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कराने के लिए। F-15 के मार्केट के लिए एक और बुरी खबर है। ये बहुत बुरी खबर है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनको ऐसी लगी, अदरवाइज इन्होंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। ये क्या टारगेट कर रहे थे, सारे एग्जिट्स, सारे एंट्रेंसेस, इनका वेंटिलेशन सिस्टम, इनका पावर सिस्टम, सब टारगेट पे था और पूरा टारगेट हो चुका था। लेकिन वो लास्ट मिनट जिसे कहते हैं ना, वो चूक सी हो गई और इस चूक की वजह से अब खंडहर गिरे और हर चीज को सुप्रीम लगाते हैं। ये मीटिंग कौन सी थी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। उसके आगे सुप्रीम लगा दीजिए, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। लीडर है तो उसके आगे सुप्रीम लगा दीजिए, सुप्रीम लीडर। तो हर चीज सुप्रीम हो जाती है, लेकिन पिटती बहुत ज्यादा है। ये सुप्रीम जो पिटता है, इसमें कहीं विटकॉफ अगली बार कतर में जब मिलेंगे तो ये मैसेज लेकर तो नहीं जाएंगे कि बाकी सब कहो, लेकिन यार F-35 को बीच में मत लाओ प्लीज। मेजर गौरव आर्य। F-15 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो F-15 का ये है कि ये एक एयरक्राफ्ट है जो पहले अमेरिका ने कोशिश करी थी भारत को बेचने की। F-15 ईगल जो EX इसका ईगल वेरिएंट है, ये बेचने की कोशिश करी। F-21 सुनने में आया है कि मदर कंपनी ने अपने वहां से हटा दिया इसको सामने से। अब वो जो वेबसाइट पे था उसका नाम रिमूव कर दिया है, दे रिमूव्ड F-21। सो जहां के F-15 की बात है, यस दिस इज बैड फॉर द इमेज। बट मैं आपको बात बताऊं, लार्जली मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। इनका मिशन जो चाह रहे थे वो ट्रंप अगर इनका सीजफायर ना करवाता, अभी तक ये सबको निपटा चुके होते। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वेपन सिस्टम्स बहुत ज्यादा हार्शली जज भी होते हैं, क्योंकि वो उनको तब काम करना होता है जब जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अगर वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है या माइक्रोवेव फेल हो जाता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, रिपेयर हो जाएगी। लेकिन वॉर की मशीन्स के साथ ऐसा नहीं होता कि फेल हो जाएगी, क्योंकि जब उसको चूकना नहीं चाहिए था तब वो चूकी। इसमें बेहतर बता पाएंगे हमारे जो सीनियर यहां पे हैं, एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता पाएंगे आपको बेहतर। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यस, इट इज डेफिनेटली बैड पब्लिसिटी फॉर द F-15, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-15 के लिए ये बुरी खबर है। और यहां मेरे साथ अब कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं और ये बता दूं आपको कि
भारी बारिश में से वो स्टूडियो तक पहुंचे हैं, अभी भी भीगे हुए हैं, लेकिन आप तक पहुंचना था उनको। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर वो यहां मौजूद हैं और चीन और ताइवान के बीच भड़क सकता है युद्ध। ताइवान के बेहद करीब चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान ने चीन की भड़काऊ कार्रवाई इसे बताया फुजियान प्रांत में चीनी सेना का अभ्यास। इधर देखिए ये तस्वीरें उसकी हैं, मतलब ये अब घुड़काने से एक कदम और आगे, ड्रिल एकदम गर्दन के पास जाकर वॉर ड्रिल करना और धमकाना, यहां तक बात पहुंच गई है सर। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये वाटर टैंक्स हैं, ये टैंक्स हैं जो बोट्स टाइप हैं, और ऊपर से इन्होंने इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जिसका जिक्र मुझे जरूर करना चाहिए, वो विग एयरक्राफ्ट है। विग मींस विंग्स इन ग्राउंड। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट, आप होवरक्राफ्ट आपने देखा है, सस्ते से थोड़ा ऊपर चलता है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चलता है, और आईकॉव ने इसको जहाज का नाम दिया है क्योंकि एरोडायनामिक सरफेसेस का इस्तेमाल करके चलता है। तो ये क्या है सर, मंडराता रहता है ऊपर? ये मंडराता नहीं है, अगर प्लेन सरफेस हो तो इसकी जो एरोडायनामिक्स होती है कुशन बन जाता है, और फिर बहुत तेजी से जा सकता है, और ये बहुत साजो सामान ले आ सकता है। अच्छा, मतलब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए अक्सर उपयोग में आता है, वो भी इन्होंने यहाँ दिखाया। और विग एयरक्राफ्ट सबसे पहले रशियंस के पास था, तो उसके बाद इन्होंने उन्हीं वहीं से टेक्नोलॉजी ली है सारी, और अपना डेवलप किया है। अगर विग भी एक्शन में आया है तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और ये जो वाटर टैंक्स टाइप चीज दिखा रहे हैं, इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके जो वैसे नुकीले और कटीले टाइप के जो तट हैं वहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, लेकिन ध्यान रखिएगा रोनाल्ड रेगन भी वहीं पूरी की पूरी फ्लीट खड़ी हुई है साउथ चाइना सी में, वो भी इसको देख रहे हैं। तो इतना नहीं कि सब लोग देख नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए, लेकिन हाँ मसल फ्लेक्सिंग में आज सारी मसल दिखा दी हैं। ताइवान को लेकर डेडलाइन भी देते रहते हैं कर्नल साहब, इन्होंने कभी 35, कभी 37, कभी ये 40 तक हमारा ये डेडलाइंस, और इसके बीच में ये ड्रिल। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप चाइना की ड्रिल ताइवान के ऊपर देखें तो गिनती में आता है ये 37वीं ड्रिल है पिछले 2 साल के अंदर। कभी वो बोलते हैं 24 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, कभी 20 मिसाइल उसके ऊपर से चली गई, जाकर समुद्र में गई। अटैक क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये है स्ट्रैटेजी यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज की, अटैक करूंगा नहीं और चैन से जीने दूंगा नहीं। चैन से जीने दो। क्यों? क्योंकि ताइवान ने आप देखिए अपनी आर्मी को कहां से कहां बढ़ाया है, कितने जहाज खरीद रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ये सूट करता है किसको? यूएस को सूट करता है। तो ये एक तरीके का ना एक बिजनेस बन गया है, डराओ धमकाओ और एक ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया में आप ही फिर पीस करा लो। ज्यादा बड़ी बात ये है। तो आप दोनों तरफ से देखें तो एक हाथ में लड्डू और पता नहीं दूसरे हाथ में क्या है वो बोला जाता है, बट ज्यादा बड़ी बात ये है, आप मान लीजिए मेरी बात, चाइना अटैक नहीं कर पाएगा। चाइना के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अटैक नहीं कर पाएगा। यूएस हमेशा चाहेगा। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है मेजर गौरव आर्य, और वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की मसल फ्लेक्सिंग बेशक दुनिया ये जाने, ये समझे कि ये केवल धमकाने के लिए है, डराने के लिए है, लेकिन ये होगा नहीं कभी। लेकिन उसके बावजूद वो कंट्री जो रिसीविंग एंड पर होती है उसको अपने साजो सामान बढ़ाने पड़ते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5-10 साल में जरूर होगा। चाइना विल मेक अ मूव। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में चाइना को ताइवान से डर नहीं है। क्या होता है कि हम लोगों ने ये सोचा था, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे दोनों सीनियर हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूं, पहले हमने ये सोचा था कि कोई भी लड़ाई, आज से 4 साल पहले एक एक्सेप्टेड ट्रूथ था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कि कोई भी लड़ाई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होगी। हम लोग बात करते थे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, 2 हफ्ते में निपट जाएगी। ये एक्सेप्टेड ट्रूथ था, और हम लोग इसको कोट करते थे कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब पता लगा कि रूस की लड़ाई जो यूक्रेन के साथ था 3 साल ज्यादा क्रॉस कर दी। अब ये सच हो गया कि हाँ, लंबी लड़ाइयों की तैयारी कर दो। एक जमाने में ड्रोन को कोई पूछता नहीं था, अब सब ड्रोन 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 कर रहे हैं। आज की तारीख में क्या है कि ये जो अब एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा ताइवान को। हाँ, अभी नहीं करेगा, ये बात सच है, अभी नहीं करेगा। और ताइवान को डर इसलिए, और चाइना को डर ताइवान की टेरेन से शायद इतना नहीं है, उसको चाइना अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने चेस बोर्ड पे अपने पीसेस, अपने प्यादे सेट कर रहा है कि उसका हाथी कहां है, उसका घोड़ा कहां है, उसका वजीर कहां है, राजा रानी, ये सब चाइना सेट कर रहा है। जिस दिन ये सेट होगा, चाइना विल मेक अ मूव। अगर चाइना भारत के खिलाफ मेक अ मूव कर सकता है तो ताइवान के खिलाफ भी कर। लेकिन ताइवान के खिलाफ क्या है कि वहां पे, जैसा सर ने बताया कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, वहां पे कैरियर ग्रुप है, वहां पे अमेरिकन हैं, तो ये सारी की सारी गोटियां फिट अपनी चाइना कर रहा है। अगर चाइना को लगा कि ओपनिंग है और ज्यादा रिस्क नहीं है, चाइना विल गो हेड। चाइना करेगा जरूर ऐसा, लेकिन वो वक्त कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये होगा जरूर। अगर ऐसा होगा जरूर तो वो वक्त कौन सा है, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और चीन के सुपर एच बॉम्ब, अब इसके बारे में खबर देख लीजिए, इससे दुनिया में दहशत है। बगैर रेडिएशन वाला ये बॉम्ब है सुपर एच।
परमाणु बम से भी घातक बताया जाता है सुपर एच बम, थर्मोबैरिक हथियारों की तरह खतरनाक है। अब ये क्या नया निकाल रहा है सर चीन? ये नया इसने ये निकाला है कि हाइड्रोजन से लेकर के जो बनाए, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, इसमें रेडिएशन नहीं है, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो करीब 1200 से 1400 डिग्री हो जाता है। और मतलब ये सरफेस एरिया अटैक के लिए, एरिया डिनाइल के लिए, या उस तरह की बात करने के लिए कि उस पीरियड में आपको कोई एरिया नहीं मिले और लोगों को में पूरी दहशत फैलाने के लिए पूरा सक्षम है। और ये TNT में नियरली एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है, तो इसलिए बहुत भयंकर है नॉन रेडिएटिंग बॉम्ब के हिसाब से। TNT में टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर मतलब TNT जिससे विस्फोटक की क्षमता मापी जाती है, इतने TNT के बराबर ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसके हिसाब से अगर देखिए तो बड़ा घातक है ये। और एक पूरे इलाके में आग में हर चीज को झुलसाकर जलाकर भाप बना देने की, भाप बना देने वाला बात जो मेजर गौरव आर्य कहते हैं। मेजर साहब, ये आप जो कहते हैं मजाक में कई बार, ये वाकई भाप बना देने की तैयारी कर रहा है चीन? हाँ, ये जनरली जैसे फ्यूल एयर मिक्सचर होता है, या फिर आप जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि रेज द टेम्परेचर इन द एरिया, तो जब 1500 डिग्री का टेम्परेचर रेज हो जाएगा तो लोहा भी पिघल जाएगा, इंसान की तो क्या ही बिसात है। तो मुझे लगता है कि चाइना और ये हथियार बना रहा है और खतरनाक, और इसमें पोस्चरिंग और पोजिशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाइना और यूएस का कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, जिसके चांसेस बड़े कम है, लेकिन यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को दिखाने के लिए भी चाइना ऐसे ऐसे हथियार बनाता है कि देखो भैया, हम तो तैयार हैं, हम यहां खड़े हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं हमारे पास। अब देखिए, इन्होंने बढ़ा के कम से कम जो इनके पास शिप्स थे वो आज की तारीख में यूएस से ज्यादा हैं। आप ये देखिए ना, चाइनीज नेवी टुडे इज लार्जर देन द यूएस नेवी। हाँ ठीक है, उनके पास 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और टनेज चाइनीज से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, कैपेबिलिटी चाइना से ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन एक मापदंड में चाइना आगे निकल गया, नंबर ऑफ वेसल्स। हाँ, वही ये जो थर्मोबैरिक की आप बात कर रहे हैं, यही ये जो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, चाइना धीरे धीरे एक एक करके पैसा इसमें डाल रहा है और अपनी कैपेबिलिटीज ऐसे, उसको पता है दुनिया देख रही है। ये अमेरिका के लिए तो है, लेकिन ये उन कंट्रीज की तरफ के भी दर्शाता है। चाइना फोकस कर रहा है उन देशों की ओर, दिनेश भाई, जो देश अनडिसाइडेड हैं। हम चीन के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, अनडिसाइडेड हैं, यू नो, कि वी आर द नेक्स्ट सुपर पावर और हम अमेरिका को गिरा देंगे उसकी पोजीशन से। मुझे लगता है ऑप्टिक्स भी इसमें बहुत बड़ा काम। दिनेश, एक बात ऐड कर दूं, गौरव ने बहुत अच्छी बात की और उससे मुझे याद आया, चाइना जब इकोनॉमिकली बहुत आगे था पुराने जमाने में, उसने चाइनीज वॉल बनाई, एक प्रोटेक्शन का घेरा बनाया कि हमारे ऊपर कोई आ न सके। चीन की दीवार, ये सीधी बात है। इस जमाने में वो तो चलेगा नहीं, अब वो ऐसे घेरा बना रहा है कि आप उसके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचें। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी आ जाती है कि न्यूक्लियर के ऊपर सारे कंसंट्रेट करके बैठे हैं। सही बात। इसने न्यूक्लियर का ऑल्टरनेट निकाल दिया और वो उससे ज्यादा घातक होगा, उससे घातक। और न्यूक्लियर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह के विलेन आप पेंट किए जाते हैं। तो आप उतना ही खतरनाक काम कीजिए, उतना ही बड़े विलेन जैसा आप काम कीजिए, लेकिन आपको उतना बड़ा विलेन दिखाया भी ना जा सके क्योंकि आप नॉन न्यूक्लियर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर कैच है। अगली खबर यह है कि यूएस वॉरफेयर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने एक बड़ा दावा किया है, भारत जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य क्षमता शानदार थी, उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया कि वो जो चाहे कर सकता है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वॉरफेयर के मामले में जो कहा हुआ है उसको महत्व दिया जाता है दुनिया भर में। जॉन स्पेंसर ने ये बात कही, ये जरा सुन लीजिए और उसके बाद मेजर गौरव आर्य के पास चलते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से वहां मुनीर के तक पहुंचेगा, ये बात भी पहुंचेगी और वो जैसे ये सुनेंगे तो कमरे से बाहर आते ही कहेंगे जीत गए हम। मुनीर को तो साहब ये सब पता ही है, मुनीर ने तो देखा। ये तो अमेरिकन जॉन स्पेंसर जो हैं, या जो भी साहब का नाम है, ये तो बता रहे हैं, अपना एक व्यू बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं ये। लेकिन मुनीर ने तो झेला है ना, वो ब्रह्मोस सर पे गिरते हुए, वो स्कैल्प, वो हैमर, वो सुखोई, वो रफेल, वो मिग, ये तो उसके ऊपर बरसा है बेचारे के ऊपर, मुनीर के ऊपर। तो मुनीर को तो क्या ही स्टोरी आप समझाएंगे। हाँ, अब ये पाकिस्तानी सबसे पहले कहेंगे कि ये रिपोर्ट गलत है, ये कहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करी है कि सबको ऐसा बताओ कि हमारा मोराल गिरे, लेकिन हम जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना था और फतेह तो हमारी होगी। यही चलने वाला, यही स्टोरी आगे की। कर्नल साहब, एक बहुत बड़ी बात है, देखिए मुझे नहीं पता, मैं वेस्टर्न मीडिया का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और स्पेंसर के स्पॉन्सर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया है वो हमें पता है, पाकिस्तान कितना ठुका है पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है
क्योंकि अभी अगर आप थोड़े दिन पहले देखें तो वेस्टर्न मीडिया तो क्रेडिट देने को तैयार नहीं थी। अब जैसे जैसे फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं कि पहले था कि घूसा मारा, नहीं घूसा नहीं मारा, अब लगा है कि टांग मारी है, टांग भी नहीं मारी है, अब लग रहा है कि किक लगी है पाकिस्तान को। अब ये तीनों तरफ से अगर आप देख लें, स्पेंसर इज ओनली वन ऑफ देम। इसकी स्पॉन्सरशिप की मुझे जरूरत नहीं है, बट अपने आप में इस समय पूरा वेस्टर्न मीडिया पागलपन में छाया हुआ है कि अब एक एक कर जो इंडियन मीडिया ने चीजें कही थी, जो प्रूफ दिखाए गए थे, वो प्रूव होते चले जा रहे हैं कि वो सही है। और तभी आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है अगर आपने जीता तो क्या जीता। मैं मानता हूं उन्होंने जीता, और मैं हर बार बोलता हूं उनकी जान बच गई, लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान ने ईरान को पहले ही चेताया था। पाकिस्तान ने कहा था कि राइजिंग लाइन होने वाला है, ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी थी ईरान को। ईरान ने पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लिया। सोर्सेज बता रहे हैं कि जब ये बताया गया ईरान को, तो ईरान ने पाकिस्तान की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और पाकिस्तान की दुनिया भर में जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है, जाहिर है ईरान ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा था। इतनी पुख्ता सूचना पहुंची कैसे पाकिस्तान तक, मेजर साहब? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत बड़ा एक छलावा है, बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान क्या करता है, देखिए, पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया, लेकिन पाकिस्तान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी अमेरिका के साथ भी खेलते हैं और चाइनीज को भी अब्बू बना रखा है, उसके दो अब्बू हैं, राइट। उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, कुछ कह रहे हैं ईरान के साथ चलना चाहिए। फौज के अंदर देयर इज अ डिवीजन विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। कुछ कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान देश हैं, हमें ईरान के साथ चलना चाहिए। कोई कहते हैं कि यार मजहब बात की बात है, पहले डॉलर गिन लो। ये भी है। तो क्या किसी पाकिस्तानी ने वार्न करा होगा ईरान को? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर करा होगा, लेकिन एज अ स्टेट अगर मैं कह दूं कि आसिम मुनीर ने फोन उठा के पेज़ेश्कियां को बोला या फिर खमेनेई को बोला कि साहब आपके ऊपर अटैक है, ये लोग कभी नहीं करेंगे। ये लोग कभी नहीं करेंगे। इनको पता है अमेरिका इतना मारेगा, सारे फंड्स इनके बंद कर देगा। हां, किसी पाकिस्तानी ने करा होगा, बट फ्रॉम अ स्टेट लेवल एज अ नेशनल पॉलिसी, नो वे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान को वो ईरान को बेच देंगे साहब। उनको अच्छा, लेकिन सर अब तो सवाल यह है कि मान लीजिए एक बार फिर से क्रेडिबल इनपुट उन तक पहुंचता है, और जिस तरह अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने करने दिया है ईरान के खिलाफ, अब की बार अगर वो कोई सूचना देंगे तो फिर ईरान नहीं मानेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल से जंग की नेक्स्ट राउंड की तैयारी में ईरान। चीन के साथ मिलकर इजराइल से टकराने की तैयारी। ईरान ने भी चीनी मदद से मिसाइल ठिकानों को मजबूत किया। ये चीन कितनी मदद दे रहा होगा सर इस बार ईरान को? चीन भरपूर मदद करता है। भरपूर मदद कर रहा है। चीन का क्या है? हाँ। चीन को अपने सामान बेचने हैं, उसके बाद उसको क्या करना है उससे मतलब नहीं है। मदद थोड़ी ना, उससे मतलब नहीं है। तो अब तो मदद वो कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है कि भाई खरीदो। तो ये वॉर पार्लेंस में सर जो मदद होती है, क्या वो इस तरह की होती है मैं तेरे को बेच रहा हूं, यही बहुत मदद कर रहा हूं? नहीं, मैंने बेचकर आपको ऑब्लाइज किया है। अच्छा, बेचकर ऑब्लाइज कर रहा हूं। ये ज्यादा बड़ी क्यों? देखिए कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और मैं आपको दे रहा हूं हथियार, फिर नहीं। उससे बड़ी बात यह है कि मैंने बेचा और आप तक पहुंच भी गया। अच्छा, अभी तो बेचा है, पहुंचा क्या है? पहुंचा क्या है? ये कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, पहुंचेगा तब ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, पाकिस्तान से इनपुट शायद दिलवाया होगा इजराइल ने या अमेरिका ने। इनको इनपुट दो, ये नहीं मारेंगे। अच्छा, ये भी बात होती है। अगर पाकिस्तान के जरिए इनपुट जाएगा तब तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगली खबर देखिए, सीज़फायर के बावजूद ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी है। मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप अधिकारी घात लगाकर खमेनेई के करीबियों की हत्या की साजिश हो रही है। आयतुल्लाह खमेनेई भी मोसाद के रेडार पर हैं। ये खबर ऐसी है जो हर कोई जानता है, लेकिन इसमें मोसाद लगातार कोशिश कर रहा है। इसमें नया एंगल यह है। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, परमाणु बम वाले बयान से लिया यू टर्न। शहबाज ने कहा परमाणु कार्यक्रम शांति बनाए रखने के लिए। अचानक ये जो पिछले 2-3 महीने में शांति के पुजारी हो गए मेजर साहब, ये कितने दिनों तक सद्बुद्धि कायम रहेगी इनकी? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले ये लोग ऐसे धमकाते थे हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर। 26/11 में भी हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। दूसरी चीज है, जब इन्होंने कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़े थे पाकिस्तानी फौज, तब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा। एयरफोर्स का बहुत बेहतरीन काम था कारगिल में, आर्मी ने तो जो करा वो करा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान का ब्लफ कॉल आउट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। आपने बोला कि होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियर, बेटा हम देख लेंगे, पहले टोकते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा, अब ये क्या करते? अब ये चुप हो गए क्योंकि आपने न्यूक्लियर, सबसे बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर की, जो मैं समझता हूं, यू कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। अब इनको यही तो बोलना है। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन में घास नहीं उगेगी,
और 3-3 पुश्त तक भारत में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और भारत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नस्ते नाबूद, पता नहीं काबूद बबूद, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब हो जाएगा। आज की तारीख में वही पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो शांति प्रिय है पूरा हमारा मामला, इससे तो हम बिजली निकाल लेंगे। जैसे ये ISPR डीजी ISPR के पिताजी आदरणीय इनके अब्बू जी जिनसे बिजली निकालते थे, अब ये लोग निकालेंगे बिजली एटम से। ये कह रहे हैं ये लोग इट्स मेंट फॉर पीसफुल, और कह रहे हैं डेटरेंस के लिए अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो सब जो थ्रेट्स थी वो कहां गई यार? वो जो थ्रेट्स थी कि हम मिटा देंगे नामो निशान और दिल्ली बर्बाद कर देंगे और बंबई को राख में मिला देंगे, आजकल कहां है पाकिस्तान? चुप एकदम, क्योंकि आपने बोला कि तुझे जो करना है कर बेटा, हम देखते हैं, और ये ले मिसाइल और हम मारेंगे न्यूक्लियर, बेटा दूसरी ले। अब मुंह खोला, मुंह के अंदर जाएगा ब्रह्मोस तेरे। अब ये चुप हो गए, अब ये कुछ नहीं बोल रहे, अब ये शांति प्रिय हो गए अचानक। वो शांति तो आनी थी। देखिए, जब से उनका न्यूक्लियर, सब लोग बात कर रहे हैं ब्लफ को, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शांत पता है क्यों हुआ है? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब आगे भी नहीं चलेगा। अब आज के बाद तो शांति हो गया ना। अब इस्तेमाल तो जब ही करोगे। और एक सेकंड के लिए आप एक बात बताइए, राजनाथ ने क्या कहा कि ये हमारा जो सेकंड नो फर्स्ट यूज है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बंधे हुए। अगर हमको तुम्हारे जैसे दुष्ट से निपटना होगा तो फिर ये सेकंड स्ट्राइक नहीं होगी, रिव्यू कभी भी हो सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी ये खबर देखिए, परमाणु मोर्चे पर ईरान को तगड़ा झटका लगा है। रूस की वजह से नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। यूरेनियम संवर्धन पर रूस ने यू टर्न ले लिया है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को यूरेनियम को लेकर शून्य संवर्धन का संदेश भेज दिया। ये तो बड़ा झटका लगा होगा। बहुत झटका। इसका मतलब पुतिन अपने कार्ड सबसे अच्छे खेल रहे हैं। हाँ, पहले उन्होंने कहा तो आगे चलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। वो सूली पे चढ़ गया। हाँ। अब बोलते हैं नहीं बनाओगे तुम इसको, अब नहीं एनरिच नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास हैं। हाँ। जब जरूरत पड़ेगी दूंगा ना। मेरा 5,500 है। ये तो अभी बीच में भी कहा था उन्होंने कि हम दे सकते हैं, तो आप क्यों बना रहे हो? तो डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं कि ईरान और डिपेंडेंट हो। एक बात और है, अच्छा, ईरान 90% तेल किसको देता है? चाइना को। और चाइना नीचे से बैठा बैठा उंगली किसको करता है? रशिया को। अब सारी चीज को, सारी चेस बोर्ड को ठीक से प्ले करना है ना। तो तुम भी टेंशन में रहो, तुम भी रहो और तुम भी रहो। पुतिन कहता अकेले मैं टेंशन में रहूंगा। अकेले टेंशन में मैं क्यों? अब तुम भी टेंशन पे रहो, खुद पर निर्भरता बढ़ाने के लिए कि मैं दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम मत बनाओ। ये क्या मेजर गौरव आर्य, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और अब अपने दोस्ती को लेकर ईरान और गंभीरता से सोच रहा होगा रशिया को लेकर। नहीं, देखिए बात ये है ना, इसमें मैं बताता हूं दिनेश भाई, सबसे बढ़िया पॉलिसी भारत की है, अकलक चलो रे। मैं आपको बताता हूं, भारत कहता है कि अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करो, दोस्ती यारी अपनी जगह, जो खाएगा वो बिल देगा। अब देखिए, ये भी ट्रंप वाली पॉलिसी भारत को बहुत अच्छी अप्लाई करती है। जब मिडनाइट हैमर हुआ, जब इनका राइजिंग लाइन हुआ, तो ईरान को यह पता लग गया कि ना रूस तुम्हारे साथ खड़ा है, ना चीन तुम्हें माल बेच देगा। अभी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, का क्या बयान था कि पाकिस्तान वाज यूज्ड लाइक अ लेबोरेटरी बाय चाइना। आपने सुना वो बयान? आपने डिस्कस भी करा था अपनी शो में कि भाई इट वाज यूज्ड लाइक अ लेबोरेटरी। तो वही चीज तो ईरान के साथ कर रहा है चाइना। दे हथियार पुराने एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले इनको दे। तो पिछली बार भी फेल हो गए थे। अब जब रूस मना करता है कि यूरेनियम वाला मामला बंद करो, क्यों? क्योंकि कल ही ट्रंप ने अनाउंस करा है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हम चाइना के साथ कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी सीमेंस भी है जिसका नाम लिया है कि भाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हम चाइना के साथ कर रहे हैं। और अब इसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में वी विल पार्टनर विद चाइना। अब आप चाइना के साथ पार्टनर कर रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके से पूरा चेस बोर्ड प्ले आउट कर रहा है। ये है पूरी बिसात। और अगली खबर इसी नोट पर देखिए, डीआरडीओ और वायुसेना को मिली बड़ी कामयाबी। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण, स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का उपयोग किया गया। सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया इस अस्त्र को। सर दिनेश, इसमें मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे जमाने में लॉन्च हुआ था। RF सीकर जो है RCI में बना है। अच्छा, अपना इंडिजिनस। क्या होता है सर, ये सरल भाषा में समझाइए। आंखें हैं, आंखें रेडियो वाली आंखें हैं। अच्छा। जब आप टारगेट के पास जाएंगे उसमें तो मिसाइल में लगी रहेगी वो आंखें आगे लगी रहती है। अच्छा, सीकर लगा रहेगा। सीकर लगा रहता है। तो आप सीक कर लेते हैं। सीकर वर्ड ही एक्सप्लेन करता है कि आप टारगेट को सीक कर सकते हैं, टारगेट जहां जा रहा है, और उसको उसी वक्त मारेंगे जब टारगेट आपके पास होगा, जिससे कि जो आपके अंदर से बारूद निकले वो टारगेट को खत्म कर दे। और दूसरी बात, अस्त्र मिसाइल उस वक्त एक्सपेरिमेंटल उसमें थी, चल रही थी। अब आज फायर हुई है Su-30 MKI से और सफल परीक्षण हुआ है। इसका मतलब आपका सीकर जो इंडिजिनस है, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है और सबसे महंगा पार्ट भी है,
मिसाइल का 30% कॉस्ट जो है सीकर में होता तो है। मिसाइल का ब्रेन और उसकी आंखें अपनी आंखें हैं अपनी और हैं। अपना बनाने के मामले में हम अब हाँ सर ज्यादा बड़ी बात यही है कि ये हमारा अपना है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें भी और बड़ी बात क्या है कि आज के बाद अगर इसमें हमने और कोई सीक्रेट मॉडिफिकेशंस करने हैं, अचीवमेंट करनी है, ये अब हमारी अपनी शैलेंद्र, तुमने हमारा बिल्कुल अपना सही कहा हम है, अपने घर में Astra 2 इसमें भी कर सकते बनेगा, हैं। 3 भी बनेगा। इसमें 2 और 3 भी बनेंगे। इसके आने वाले वर्जन जो हैं वो हम बना सकते हैं। और अगली खबर यह है, पाकिस्तान में सियासी गदर के आसार हैं। इमरान के बेटे लंदन से पाकिस्तान आ सकते हैं। लंदन में रहते हैं इमरान के दोनों बेटे। इमरान के बेटों के आने की खबर से बिलावल और शहबाज की नींदें उड़ गई हैं। मेजर साहब, क्या मायने हैं इस खबर के? नहीं, सबसे बड़ी जो नींद उड़ी है आसिम मुनीर की उड़ी है। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने यह बोला है कि ये सुलेमान और कासिम, आई थिंक उसके बेटे का नाम सुलेमान और कासिम है, 2 लड़के हैं इमरान के, ये जैसे ही पाकिस्तान आएंगे हम उनको अरेस्ट कर देंगे। अब ये बच्चों से डरने लगे। आसिम मुनीर अब बच्चों से डर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नवाज शरीफ का जो बेटा है वो ऐश करे, नवाज शरीफ की बेटी है वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, नवाज शरीफ का भाई प्रधानमंत्री बने, जरदारी का बेटा एक जमाने में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था, जरदारी खुद प्रेसिडेंट बने। लेकिन जहां इमरान खान की फैमिली की बात है, अगर वो आ गए तो हम अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। ये खौफ सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, ये जरदारी का या नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का डर नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आसिम मुनीर की, अगर इमरान खान के बेटे खड़े हो गए तो मैं आपको बता रहा हूं, पीटीआई के जितने भी बड़े बड़े कारकुन हैं, बड़े बड़े पोजीशन होल्डर्स हैं वहां पे, सबके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे और दोबारा एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आएगा। इमरान खान वो चीज है, सबसे ज्यादा खौफ आज की तारीख में अगर किसी को है, सुलेमान, ये कासिम से और सुलेमान से। लेकिन सर फिर ये भी तो देखिए, अब जमाइमा के बेटे और उधर बुशरा, ये उनको भी तो नहीं सुहाएगा मेजर साहब? नहीं, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी उनकी, उसमें ज्यादा नहीं है। आप वो क्या कर्नल साहब, वो घर की बात है? नहीं, देखिए, ज्यादा बड़ी बात अगर बहुत सीरियस नोट पर सीरियस नोट पे, हाँ, वो सीरियस नोट जरूरी होता हाँ, है। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं कोई इमरान खान का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट पाकिस्तान में इमरान खान इज अ एक्सक्यूज फॉर करवट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पब्लिक है, अगर मुनीर के खिलाफ कुछ देखती है तो कहां देखे? शहबाज उसका प्यादा है, रिमोट कंट्रोल है, कठपुतली है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब आप देखेंगे कि पब्लिक जैसे ही इमरान खान के बेटे आएंगे उसको पिवट बनाएंगे, उसका सहारा लेंगे। और सबसे बड़ा खतरा, मैं एग्री करता हूं, वो मुनीर के इसलिए है क्योंकि पिछले में दिख गया है कि आपको ठोका जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खतरा खुद मुनीर के लिए है। लेकिन ये चीजें अनफोल्ड कैसे होती हैं उनके आने के बाद? अगली खबर ये है इस बीच कि किम जोंग की अमेरिका को बड़ी धमकी है। किम ने कहा है कि रूस के खिलाफ आंख भी उठाई तो तबाही तय। किम और रूसी विदेश मंत्री के बीच में ये बैठक हुई है और यहां पर कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने रशिया की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर ईरान के मामले में भी ये किम जोंग इस तरह का बयान दे चुके हैं। ये बीच में आके कहीं लड़ाई हो रही होती है, इधर मत जाना नहीं तो। इनका काम यही है, जापान के कान के पास से मिसाइल फेंकते रहते हैं। कहते हैं देखो मैंने फेंका बगल में, और ये यही करने के लिए बैठा है। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आंख उठाई तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा। शैलेंद्र, चलो रुक जाओ, बहुत टेम्पो में आ रहे हो। तो शैलेंद्र को ऐसे किम जोंग की बात सुनता, शैलेंद्र भी आते हैं जोश में कि मैं भी 2-4 मिसाइल नहीं। लेकिन अगर ये बताइए, अगर ऐसा था वाकई, तो जब इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन इतना था, तो इनको इतना दर्द हो रहा था, तो इनको कुछ दिखाना चाहिए था। दिनेश, अब आपने वो वाली तो ये कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे रशिया वाले मामले में कर्नल साहब, ये जाकर ये तो नहीं कहेंगे ऑन अ सीरियस नोट, देखिए इस बार अगर आपने रशिया के मामले में टांग अड़ाई तो अमेरिका नहीं। बट ये जो आंख दिखाने वाली बात है, आपको लग रहा है आजकल कोई किसी को आंख दिखा? बियॉन्ड विजुअल रेंज की तो मिसाइल चल रही है। आंख दिखा, आई टू आई कौन करता है? आज कौन कर रहा है आई टू आई वॉरफेयर? सीधी बात है, पूरी दुनिया चली हुई है ड्रोन पर, कौन दिखा रहा है आंख किसको? आप अपनी आंख देखिए, उसकी प्रॉब्लम है। गजब की बात कही कि भाई साहब आजकल जब बगैर देखे दूर से मिसाइल मार दे रहे हो तो आंख किसकी कौन देख रहा है? बलोच नेशनल मूवमेंट के नेता काजी दाद मोहम्मद रेहान का बहुत बड़ा बयान। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने शुरू किया ऑपरेशन बाम, लगातार जारी है ऑपरेशन बाम। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति को समाप्त करना है। अब तो इस बात से भी सिरे से इनकार है कि पाकिस्तान का कभी हिस्सा थे हम। तो इसका रिपरकशन इस बार बाम का, क्या वाकई अब बलूचिस्तान की आजादी है क्या मेजर साहब? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली बलूचिस्तान की आजादी है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है।
इस ऑपरेशन ने दो बातें प्रूव करी हैं। पहली बात तो ये प्रूव करी है कि जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे कैन हिट पाकिस्तान आर्मी इनसाइड बलूचिस्तान एट विल। वो जब मर्जी चाहे उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ठोकनी है, जाफर एक्सप्रेस ठोक देते हैं। जब उनका मन चाहे उनके कैंटोनमेंट पे, उनके पिकेट्स पे अटैक कर देते हैं, उनकी पोस्ट कैप्चर कर लेते हैं एट विल। दूसरी चीज ये है कि ये भी पता लगा है कि अब वहां पे ऑफिसर और मेन जो पाकिस्तान आर्मी के हैं, दे आर रिफ्यूजिंग टू गो टू बलूचिस्तान। आप बलूचिस्तान जाने से घबरा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग। सर मैं जानता हूं आप कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका मेजर साहब, बाहर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बारिश में आए, आपका बहुत धन्यवाद।